जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आ गए हैं आज कर्नल मयंक चौबे जी। तो मयंक चौबे जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ मयंक जी का। कि मयंक जी ने अभी एक शोध पत्र लिखा है, जारी नहीं किया है, अभी इस प्रोग्राम में जारी करेंगे। वो हीरा मंडी के ऊपर है, तो मैं बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो कर्नल साहब, वो हीरा मंडी का प्रतिनिधित्व करने एक गए थे, जिनको लोग जो है वो मजाक में कह रहे हैं कि साहब कि ये वेटर है। ऐसा तो उचित नहीं है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को वेटर कहा जाए। खैर कोई बात नहीं, एससीओ में उनको भाव नहीं मिला, लेकिन ये तो उचित नहीं है कि उनको वेटर कहा जाए। और हमारे ये मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जो हैं यूट्यूबर वही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। सर सर्वप्रथम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर पुनः आने का। और आपने कहा वेटर, सर मैं भी ये मानता हूँ कि देखिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये उचित नहीं है कि उसको ऐसा वेटर बोला जाए। सर यहाँ तक तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनको वेटर ही नहीं, उनको भिखारी भी दिखाया गया था। एक में उनके जैसे बोरी होती वैसे टाट पहना हुआ था, उसमें भी पैबंद लगे हुए थे और हाथ में कटोरा था। और देखने लायक बात ये थी कि हाथ में कटोरा जो था वो स्टील का था। वो तो वो मुझे लगा कि पाकिस्तान अब मॉडर्नाइज हो गया है। पहले वो एल्यूमिनियम का कटोरा लेके चलते थे, अब स्टील का कटोरा लेके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की तरफ अग्रसर है, इसको देखकर बड़ा अच्छा उसका लगा। कारण है साहब, उसका जी कारण है। तो क्या है कि एल्युमिनियम के कटोरे में तो वो पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, अगर डॉलर चाहिए होता है तो स्टील का ले जाना। स्टील का, ओहो, अच्छा ये मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा कि देश ने प्रगति कर ली है। वो $1 बिलियन जो उसको मिले थे आईएमएफ से बेल आउट, उससे शायद उन्होंने कटोरा नया ले लिया होगा। लेकिन चलिए, आपने बात वाजे कर दी है। ये देखिए, हमसाया मुल्क है, उसका ख्याल तो रखना पड़ता है, सोच विचार के ही बात करनी पड़ती है। और मुझे बिल्कुल जानकर एक चीज बिल्कुल। और बुरी लगी थी उसको। देखिए, आपने वेटर बनाया, चलिए वो भी ठीक था। वेटर में बाकायदा वो जूस का ग्लास सर्व कर रहे थे। भिखारी बनाया जिसमें स्टील का कटोरा लेके खड़े हुए थे। और एक तरफ तो उन्होंने उनको दरबान बना दिया, सलाम साहब कह के कह रहे थे। तो देखिए, आप हंस रहे हैं, देखिए ये अच्छी बात नहीं है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए। देखिए, इससे गिरी हुई बात भी हो सकती थी, लेकिन इतने पे रुक जाना ठीक नहीं है सर, ये मैं मानता हूँ आपको। तो मैं तो ये ये कह रहा हूँ कि साहब कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान वाले खुद कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मजे हमको की तो बात फिर ये है कि दिखाना पड़ता है ना कि भाई पाकिस्तान में क्या बातें चल रही हैं। जी जी जी, ये बड़ी मजे की बात थी कि ट्रोलिंग हिंदुस्तान से कम और पाकिस्तान से ज्यादा हो रही थी उनकी। और रही कई कसर जो थी वो उनके उस एक्शन ने कर दी। जब पुतिन और मोदी जी उनके सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने बड़ा उचक उचक के, आपको ध्यान होगा एक कहानी में, जब स्वयंवर हो रहा था सीता का, तो हरि का रूप धर के गए थे नारद मुनि, और हाँ उचक उचक हाँ। अपनी गर्दन आगे कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि वो उस समय किस रूप में है। तो खैर उनकी तुलना नारद मुनि से तो कदापि नहीं की जा सकती, लेकिन ठीक है, एक तरीके से वो चीज याद आ गई कि रूप आपने रखा था बंदर का, और आप चाह रहे थे कि एक राजकुमारी से आपका स्वयंवर हो जाए। तो रूप बेशक उनका एक राष्ट्र के अध्यक्ष का था वहां पर, परंतु उनसे स्वयंवर तो क्या, उनसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रहा था। और जिस प्रकार से पुतिन और मोदी जी बात करते हुए, बड़े अंतरंग बातचीत चल रही थी दोनों की, और सब नेताओं को पार करके वो जाके अपनी जगह पर जाके खड़े हो गए। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति थी। बड़े उचक के वो जा रहे थे, हाथ मिलाऊं कुछ करूं, तो किसी ने उनको घास नहीं डाली, खासतौर से गॉड ब्लेस 11 जिनपिंग ने भी। हाँ, 11 जिनपिंग तो ने भी निकाली। हाँ, 11 जिनपिंग भी उनके सामने से सीधे निकल गए, कोई घास नहीं डाली।
तो वो खिसियानी सी हंसी हंस रहे थे खड़े होकर वहां पर। बनता भी है। देखिए, एक देश जो कि टूटने की कगार पे खड़ा हुआ है, जो दो टुकड़ों के ऊपर अपने आप को, अपनी अस्मिता को बेच सकता है, जिसका कि वो कौन सा वो चीफ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड फील्ड मार्शल, फील्ड क्या नाम है, मार्शल, फील्ड फील्ड मार्शल। मार्शल। और हाँ जी। वो उसको दो रोटी के टुकड़े फेंके उसको, और वो बिक गया, उसको दो मिलाने लग गया उनके पास में, तो अपने देश को बेच कर आ गए थे। तो ऐसे देश की कौन इज्जत करेगा? तो उसके राष्ट्राध्यक्ष की भी कोई इज्जत होती नहीं है। इसके ऊपर एक छोटा सा पीस मैंने लिखा था कि जी दोनों राष्ट्राध्यक्ष, मोदी जी का और शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल में क्या अंतर था। तो बड़ी खुल के चीजें जो थी वो मैं देख रहा था अंतर। एक तो हवाई जहाज से उतरना, जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत हुआ वहां पर, और एक प्रकार से शहबाज शरीफ का स्वागत है। अब शहबाज जो है वो नेचुरली एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कोई ना कोई तो उनको रिसीव करने आता, वो आए भी थे। हाँ, और लेकिन जिस वो तो पूरे पूरे मेले के साथ आए थे। हाँ, मेला नहीं बोलते उसको, तबेला बोलते हैं सर। आप शब्दों में आज मार खा रहे हैं, आज मानना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं तो देखिए राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान कर रहा हूँ, आप जी। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर। आप कह तो रहे देखिए, हैं कि राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए, मैं लेकिन कर रहा हूँ। मौका लगते ही जो है वो आप लगा देते हैं। सत्ता गलत परिवर्तन हो बात जाता है। है। तो इसलिए तो वो पूरा तबेला लेकर पहुंचे, मेरा मतलब मेला लेकर पहुंचे थे पूरा अपना। और बाद में आज वो फोटो ऑप भी आया था उनका, जिसमें कि शी जिनपिंग खड़े हैं बगल में, शहबाज शरीफ खड़े हैं, उनके बगल में आसिम मुनीर ऐसे खड़े हुए थे, जैसे कि रूठे हुए जो होते हैं ना फूफा जी, कि हम्म, तुमने खुद तो पहुंच गए समिट में, मुझे जाने नहीं दिया। तो हम्म, वो बॉडी लैंग्वेज जो थी, आप नोट करने लायक थे। अगर वो फोटो होगी आपके पास में, अगर आप उसको डालेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग फोटो निकल के आती है वो, कि आसिम वैसे मुनीर जो है करता इस तरह हूँ। उनको दाहिनी तरफ देख रहे हैं एक कोने में, शहबाज शरीफ सामने देख रहे हैं, और जैसे नाराज फूफा होते हैं जिनको की जलेबी या रबड़ी नहीं मिली होती शादी में, वैसे ऐसा उनका मुंह बना के खड़े हुए थे। और शहबाज शी शरीफ, जिनपिंग। शहबाज शरीफ इस वक्त ट्रेंड कर रहा है साहब, ट्विटर पे, भारत में। अच्छा। हाँ। क्यों ना हो, तो देखिए देश का राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे जैसा भी सही। एक और चीज आपने नोटिस की या नहीं की, जी। अ, आज वहां पे वो जो मिलिट्री परेड थी, उस मिलिट्री परेड में, अभी तो हम बात कर रहे थे आरआईसी की भाई, जी। कि पुतिन और मोदी और शी शी जिनपिंग, अब जिनपिंग। इनका तो स्टेटस अलग है। अब वो मैं आज देख रहा था, वो मिलिट्री परेड थी, उसमें भी साहब की पुतिन और शी जिनपिंग के साथ में किम जोंग उन खड़ा है, हाँ। और वो जो है एक ऑफ वाइट सूट पहन के, ऑफ वाइट, हम्म। आपने कभी देखा है कि सेरेमोनियल ओकेजन पे कोई ऑफ वाइट सूट ऑफ पहनता है? वाइट सूट पहना, हाँ। ऑफ वाइट सूट पहन के वो उसी तरह से, उसी तरह ऐसे हाथ करके, ऐसे जैसे वो करते हैं ना, वो हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे खैरात मांगने के लिए वो ठीक रहता है, ऐसे आप करें बिल्कुल। तो इसको ऐसे तुरंत किया जाता तुरंत ऐसे, हाँ, आप है, कन्वर्ट ऐसे कर ऐसे सकते हो ऐसे उनको। हो जाता है, खोल दो आप। हाँ। हम्म। तो वो किम जोंग उन के साथ में शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मोदी जी के साथ खड़े हुए थे, और वो साइड में खड़ा हुआ उसी तरह से हाथ बांधे हुए इस तरह से, और वहीं खड़ा हुआ है। तो भाई वो तो किम जोंग उन से भी नीचे आ गया। किम जोंग उन ने उनसे खरीदी पूरी परमाणु टेक्निक ली उनसे, उनको थोड़ी बहुत मिसाइल टेक्नोलॉजी बेची उन्होंने चीन के नजरिए, और अब इस समय नेता बने हुए अपने बुलेट प्रूफ ट्रेन में हरे रंग की ट्रैवल करते हैं ठाट से, और पहुंचते हैं चीन में पार्ट लेने के लिए इस परेड का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान आपने देखा होगा कि जितने वर्ल्ड लीडर जो थे, वो अधिकतर जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वो स्टेज के सबसे सामने खड़े होते हैं। होस्ट जो होता है बीच में खड़ा होता है, और होस्ट के इर्द गिर्द जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट लीडर खड़े होते हैं। तो एससीओ में वहां पर पंक्ति में आगे खड़े हुए थे अपने पुतिन साहब, शी जिनपिंग और मोदी जी, और शहबाज शरीफ जो थे पीछे लाइन में कहीं कोने में दुब के खड़े हुए थे। तो ये पोजिशनिंग जो है वो दिखाती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है आपकी कंट्री की दुनिया के अंदर। ये तो मैं ये फोटो शेयर जी। कर रहा हूँ, जी। और डेस्क से, ये जो मैंने अभी शेयर किया है, ये जरा इसको जरा शेयर करें। ये देखिए साहब, देख रहे हैं हाँ। आप शहबाज शरीफ, बिल्कुल। कहाँ है हाँ। शहबाज शरीफ? बिल्कुल। ये शहबाज शरीफ ये खड़े, ये है भाई साहब। तो
ऑफ वाइट जैसे सूट में, और ये हाँ, किम जोंग उन, और ये शी जिनपिंग, और पुतिन और यहाँ। ये पुतिन। देखिए इसमें देखिए ऐसा लगता है जैसे बेचारे कि का हाल क्या है। स्कूल का प्रिंसिपल, क्लास टीचर और मैथमेटिक्स के टीचर खड़े होते हैं सामने, और स्टूडेंट जिसने की क्लास में फेल हुआ है वो बगल में खड़ा होता है, कि तीनों फैसला कर रहे होते हैं इसको करना क्या, इसको पास करना है कि इसको ग्रेस मार्क देके आगे बढ़ा देना है। अच्छा, ये और उनका माइक फिर से, ये फेमस माइक है जो उनके कान में कभी सेट नहीं हो पाता, और पुतिन भी बोर हो गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं ही इसको ठीक कर देता हूँ, थोड़े हिले भी थे अपने सीट से वो, लेकिन इनसे माइक जो है वो सेट होकर दिया नहीं। आप ये देखिए, जी इसकी बात कर ले, ये जो यहाँ पर ये जी, वाली जो पिक्चर है, हाँ जी, हाँ इसमें जी। पुतिन से इन्होंने क्या कहा? तो पुतिन से इन्होंने कहा कि हाँ, यू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया, हाँ बट हाँ हाँ। यू शुड आल्सो कंसिडर अस। अरे भाई, हम्म। ये कौन सा तरीका है कहने का? मुझे तो हंसते हंसते पेट में बल आ गए कि भाई ये क्या बोल रहा है। कि सर हालांकि आपका बेस्ट स्टूडेंट तो वो है, लेकिन हमें भी एक आध नंबर दे दिया करिए प्लीज। बड़े बुरे हाल है देश के। वैसे मुझे तो तरस आता है पाकिस्तानियों के ऊपर, कि बेचारे ना तो अपना नेता चुन पाते हैं वो, और जो चुन के जाते हैं वो इनको दीवारों में चुनवा देते हैं। तो पाकिस्तान की जनता बेचारी ऐसे त्रस्त पिसी हुई है कि पूछे मत। एक तो नेचुरल कैलामिटी से झेल रही है, वो बाढ़ का असर है उसके ऊपर से उसके ऊपर ऐसे नेता आयत कर दिए गए हैं। आर्मी ऐसी माशाल्लाह जो हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बना देती है, तो और उसके गुणगान इनको परफोर्स करने पड़ते हैं। टेररिस्ट स्टेट वैसे ही डिक्लेयर्ड पड़ा हुआ है, जाता है कहीं पर भी तो उसके पासपोर्ट की कदर नहीं होती। एक संजय जी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो मेरे साथ हुआ था, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके दर्शकों से साझा करूं उसको। बिल्कुल बिल्कुल ये अवश्य। घटना है दोहा एयरपोर्ट की। मुझे वहां पर फ्लाइट चेंज करनी थी, मिलान जा रहा था मैं। ओके। तो वहां पर ऐसा है कि आपको अगर वाईफाई फैसिलिटी लेनी है तो आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, और आप पासपोर्ट जब स्कैन करते हैं तो आपको एक कोड आता है, उस कोड को नोट कीजिए, कोड को फिट कीजिए, तो आप फ्री वाईफाई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो वो कियोस्क था, उसके पीछे लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे आगे एक सज्जन थे और उनके हाथ में हरे रंग का पासपोर्ट था। तो उत्सुकतावश मैंने झांक कर देखा कि है क्या, तो उसमें लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को मशीन पर रखते हैं स्कैन करने के लिए, एरर। दूसरी बार रखते हैं, दूसरी बार भी एरर। तीसरी बार रखते हैं, तीसरी बार भी एरर। अब उस लड़के को झेप से आ गई, वो होगा करीब 28-30 साल का होगा कोई। तो मुझसे कहता है कि आप स्कैन कर लीजिए। मैंने अपना पासपोर्ट रखा, ठक से कोड डिस्प्ले हो गया, मैंने कोड को नोट किया, और जैसे ही मेरा पासपोर्ट स्कैन होता है, संजय जी आपको यकीन नहीं आएगा, वो लड़का मेरे पीछे से बुदबुदाया। उसके शब्द थे, इंडियन पासपोर्ट है ना। मोदी जी बात करते 56 इंच की छाती की, मेरी छाती उस समय 58 या 60 इंच की हो चुकी थी, कि पाकिस्तान का आम नागरिक भी भारत के पासपोर्ट की वैल्यू समझता है, और अपने पासपोर्ट को कैसा नकारा बना रखा है उन्होंने वो भी जानता है। तो ये जो शब्द जो थे, ये आपकी पाकिस्तानी की मानसिकता को वहां पर दर्शा रहे थे। जिसने हार मान ली थी, सिंदूर में ये हारे नहीं हारे, ये तो खैर लोग डिबेट करते रहेंगे। हमारी ऑपोजिशन पार्टियां प्रूफ मांगती रहेंगी कि जहाज कितने गिरे कितने उड़े, लेकिन पाकिस्तानी को, मैंने आम पाकिस्तानी को हारते हुए वहां पर उस एयरपोर्ट पर देखा था, और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है ये। ये तो है, और आपने देखा होगा ना, एक वो एक्ट्रेस थी, उसका बड़ा हाँ, पॉपुलर वो वीडियो है जो रो आया पड़ती है था वो कि बता। सब कहाँ गई थी वो, हाँ, तुर्की गई थी किसी और इंडियन पासपोर्ट को जाने दिया, और नहीं, टर्की पाकिस्तानी नहीं, पासपोर्ट। तो हाँ, कोई रोमानिया या इस तरह कोई ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ क्रू उसका इंडियन था, क्रू तो चला गया और इसको रोक लिया, रोक लिया। और इसको जो है वो घंटे भर तक तंग किया, उसके बाद जाने दिया। तो एक और चल रहा है, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, एक वीडियो चल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि साहब के शहबाज शरीफ वो अपने 4 बीवियों के साथ चाइना अच्छा। पहुँचे। उनके ऑफिशियल 4 है। ये नई बात है ये।
हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए, जो व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने स्विमिंग पूल में तैर सकता है, वो समिट के टाइम पर तो 4 बीबी लेके जा सकता है। हाँ, वो मेरे एक्चुअली क्लियर समझ में नहीं आया। कई बार अलग-अलग तरह के इसने बोला कि साहब हाँ। कि मैं जो है वो सवेरे की नमाज़ पढ़ के वक़्त जो है उसके बाद मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, लेकिन उसके पहले ही ठोक दिया इन्होंने। हाँ, सही क्या बात कहना है। चाह और रहे हैं आप? ये मिस्ट्री है ये भी। पर बहरहाल फैक्ट ये है कि उस समय वो भाषा तैर रहे थे पानी में, हुँ, जब गोले बरस रहे थे मरकज़ सुबहान अल्लाह के ऊपर। हुँ। तो हीरा मंडी जो है वो हीरा मंडी है, और उसकी तुलना जो है वो किसी से की जा सकती नहीं है वैसे। अ, लेकिन इस समय तो उनके ऊपर कुदरत का कहर बरपा है, मैंने सुना। जी, जी। काफ़ी बुरे हाल हैं। और मतलब ऑरेंज अलर्ट तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, उनके ऊपर अलर्ट ही अलर्ट लगे हुए हैं। और ऊपर से एक तो होता है कुछ मारे कुछ भूत खचेड़े, ये चल रहा था और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में भूकंप अलग से आ गया। अब इन्होंने भूकंप में अब इनका नुकसान कितना हुआ ये बताया नहीं है अभी तक, हुँ, छुपा के रखा हुआ है। जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन अफ़गानिस्तान में हुआ है, लाज़मी है कि इनके खैबर पख्तूनख्वा में भी डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, पर इन्होंने अभी तक उसको ज़ाहिर नहीं किया है। अब ठीक है, इनके पास में एड आएगी, कोई ऑपरेशन दोस्त वगैरह कुछ चलेगा, ये फिर उस एड के जो पैकेट है वहाँ भेज देंगे जाके। ये तो रिसाइक्लिंग में एक्सपर्ट है ना, तो हाँ, इनके देश की हाँ, हाँ। हाँ, वो हाँ, तो लेकिन भूखे मर भारत को इन्होंने पैसेज नहीं दिया। भारत को फिर ना। हवाई जहाज़ से भेजना ही पड़ी ये सारी की सारी रिलीफ़ रिलीफ़ हाँ, मटीरियल। इतने अ, नाकारे और इतने नामाकूल हैं कि रिलीफ़ के लिए भी अर्थक्वेक के टाइम पे भी ये पैसेज नहीं दे रहे भारत को कि नहीं दे भारत रहे, जो है वो डायरेक्ट भेज फटाफट दे या पहुँचा सके। अफ़गानिस्तान के ट्रक्स जो हैं वो आके इंडिया से ले जाएँ। सोच सोच थोड़ी-सी गिरी हुई निकृष्ट है और क्या है। तो खाली सोच? सोच भी है और क्या बताएँ। ये एग्ज़िस्ट कर रहा है नक्शे के ऊपर, सभी कुछ गिरा हुआ है सर, और खाली सब कुछ सोच गिरा हुआ नहीं है। है। पूरा सो कॉल्ड मुल्क ही गिरा हुआ है और क्या बताएँ आपको। वो तो थोड़े बहुत पुण्य की हवा वो हिंदुस्तान से चली जाती है, वहाँ पर तो बचे हुए हैं अभी तक ही। अभी तक इन्होंने जो अमेरिका के साथ में अमेरिका की गोद में जाने की जो कोशिश की है हुँ, हुँ। और उससे इनको लगा कि साहब इनका बचाव हो जाएगा, लेकिन जब से अमेरिका में गोद में जाने में कोशिश की है, उसके बाद से टीटीपी और बीएलए तो और भी अधिक एक्टिव हो गए। सक्रिय सक्रिय हो गए वो। हाँ जी। क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये अगर अमेरिका की गोद में जाने की कोशिश करेंगे, अमेरिका आएगा, अपने हवाई अड्डे क्लेम करेगा, और हवाई हुँ। अड्डे क्लेम करके फिर वो जो है मेरा मानना है कि अगर अमेरिका आएगा तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड ज़रूर आएँगे। ये लाज़मी है कि इनके जब हवाई अड्डे लिए जाएँगे, तो ये सीपेक बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान में जो नेचुरल मिनरल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, बलोच इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये उस बहाने से अपने ट्रूप्स को पाकिस्तान की धरती पर उतारेंगे कि हमें इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। चाइनीज़ तो बेचारे बोलते रह गए कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ला देंगे सीपेक की सुरक्षा के लिए, लेकिन किया नहीं। हेलो, आपकी आवाज़ चली गई है। पॉज़। जी, तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि चाइनीज़ जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लाएँ, क्योंकि उनके इंजीनियर्स पे हमले हो रहे थे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और वो ला तो पाए नहीं, लेकिन अमेरिका जो है वो इतना शरीफ नहीं है। अमेरिका जहाँ सेंस करेगा कि उसके नागरिकों को कुछ होने वाला है, एक तो उसके देश में कुछ हंगामा मच जाएगा, तो उसको परफॉर्स बूट्स ऑन ग्राउंड वो लेकर आएगा। और उसके बूट्स ऑन ग्राउंड लाने का उद्देश्य टू रहेगा, एक तो अफगानिस्तान में नजर रखना और दूसरा ईरान के ऊपर नजर रखना। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान जो है वो एक वेसल स्टेट बन जाएगा यूएसए का। हो सकता है इस चीज को फोर्स ही कर रहे हो शी जिनपिंग, तो जो उन्होंने रुख अपनाया है इस समय शहबाज शरीफ के साथ साथ में, ये हो सकता है ये उसका एक फॉल आउट हो। प्लस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो रिवील हुआ है, एसेट्स जो थे वो अमेरिकन थे वहां पर,
वो भी शायद इनको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा। तो ये काफी चीजें कंपाउंड होकर जो शी जिनपिंग का रुख है वो इस प्रकार से बन रहा है, ये मेरा मानना है। तो लग रहा है ऐसा कि शी जिनपिंग कि अगर शी जिनपिंग नहीं चाहता तो एससीओ समिट का जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें पहलगाम का रेफरेंस नहीं आता। नहीं आता। पहलगाम का रेफरेंस आया है, आसिम मुनीर जो है वो घूम रहा है वहाँ पे, और आसिम मुनीर जो है अब ये आके इनका पकौड़ा तलेगा कि देखो तुमने क्या किया, और इसका जो है ठुकरा उसके ऊपर फूटेगा, फोड़ेगा। फोड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि आसिम मुनीर आजकल चुप है ना, उसको भी एक्सटेंशन चाहिए साहब, उसका एक्सटेंशन पेंडिंग है। नवंबर में आने वाला है उसका। हाँ, तो नवंबर तक एक्सटेंशन चाहिए उसको। वो एक्सटेंशन जो है वो किसकी मदद से लेगा ये नहीं पता। वो अंकल ट्रम्प से एक्सटेंशन मांगेगा या कि शी जिनपिंग शी से। जिनपिंग से मांगेगा। ये तो इनके लिए बड़ी भारी समस्या हो गई है। दो पार्टों के बीच में साबित बचा न कोय, ये दो बातों के बीच में फंसे हैं, तो ये कैसे इसको नेविगेट करेंगे, आप क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबली प्लेस्ड है यूएसए की तरफ देखते हुए। चाइना से उसको सपोर्ट जो था वो जितना उसको मिलना था, जहां तक मेरा ख्याल है वो मिल चुका है। तो चाइना को एंटेगोनाइज तो नहीं करेगा, लेकिन वो फुल सपोर्ट लेगा यूएसए के साथ। ये मुझे देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहां पर एक टर्न लेने की स्थिति में आ रही है। वो चाइना से बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन चाइना को वो इतनी छूट नहीं देगा जितनी कि वो शायद अमेरिका को देना चाहेगा। ये मुझे थोड़ा सा पॉलिसी में शिफ्ट इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एससीओ समिट के टाइम पे जो कोल्ड शोल्डर मिला है शहबाज शरीफ को चाइना से, ये आने वाले दिनों को बता रहा है। दूसरी बात, जब फॉरेन मिनिस्टर चाइना के इंडिया आए थे तो उन्होंने फर्टिलाइजर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, रेयर अर्थ इंडस्ट्री, सबके दरवाजे जो हैं वो खोले हैं भारत के लिए। तो एक तरीके से चाइना जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहा है भारत के साथ में। हम ये नहीं मानते कि वो बॉर्डर की स्थिति को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अपने ट्रेड को बरकरार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्शन उसका चल रहा है, फैक्ट्रीज चल रही है, लेकिन खपत जो है वो भारत में ही संभव है। तो चाइना इस समय धीरे धीरे भारत का एक एलाई बनने की, एलाई तो नहीं बोलूंगा इसको, एक मित्र बनने की चेष्टा अवश्य कर रहा है। और भारत का मित्र बनने के लिए उसको एक लगता है कि एक प्री कंडीशन है कि चाइना का थोड़ा सा साथ, सॉरी, पाकिस्तान का थोड़ा सा साथ जो है वो ठंडा करे। आप नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना कीनोट एड्रेस दिया था तो उन्होंने साफ साफ टेररिज्म की बात उसमें कही थी। अब टेररिज्म की बात जो है वो केवल पाकिस्तान को हर्ट नहीं करती है, टेररिज्म की बात जो है वो चाइना को भी हर्ट करती है, क्योंकि बहुत सालों तक मसूद अजहर को ये प्रश्रय देते रहे थे। सैंक्शन जो था उसको नहीं होने दिया था चाइना ने, परंतु कोई बोल नहीं पाया। और टेररिज्म की बात को, जैसा कि आपने कहा है, हम वापस जॉइंट डिक्लेरेशन में भी लेकर आ गए। पाकिस्तान ने बतेरी कोशिश की मुद्दा उठाने की, इंडस वाटर ट्रीटी की, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। तो आप देखिए किसी तरीके से चीन जो है इस समय भारत की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इसी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा वो कोल्ड शोल्डर देने की कोशिश भी करे, और शायद उसी को थोड़ा सा सुधारने के लिए, थोड़ा बहलाने के लिए पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और आर्मी चीफ जो थे वो कूद के पहुंचे थे चाइना, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी, और चाइना ने इंडिकेशंस भी दिए हैं। अभी एक रोल ओवर था इनका पेंडिंग, वो लोन रोल ओवर करने से चाइना ने मना कर दिया। मना कर दिया। ये फैक्ट आया था। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान के साथ में तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ये तो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान नॉर्मल हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वांग यी ने भी मध्यस्थता करने का प्रयास किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये यदि इसी तरह से चलता रहा तो इनको लगता है कि अफगानिस्तान में घुसना पड़ेगा या कुछ मेजर एक्शन लेना पड़ेगा, और वो जी इनका वाटरलू होगा। क्योंकि होगा। यद्यपि अगर आप मिलिट्रीज को कंपेयर करें तो मिलिट्रीज में तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, उनका तो बिल्कुल एक तरह से मिलिशिया है।
और इनकी ट्रेंड आर्म फोर्स है। लेकिन इतिहास यही कहता है कि जो अफगानिस्तान में घुसा वो मरा, उसकी कब्र बनती है उसकी फिर। तो इस समय कैश 22 सिचुएशन है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो अपना सर उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा शांत नहीं है और नेचर जो है वो अपना कड़ा रुख भी पाकिस्तान की तरफ दिखा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को नेचर ने 70 साल दिए थे कि भैया डैम बना लो, अपने वाटर रिजर्वायर्स को बना लो, ऐसे मत बैठो। आज के दिन आलम ये है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि पानी जो है वो अगर बाढ़ में आया तो उसको सेव क्यों नहीं कर लेते। कह रहे कंटेनर में सेव कर लो, टब्स में सेव कर लो। हाँ भाई, भगवान जब दिमाग बांट रहा था तो ये लोग तो शायद लगता है कि फुटबॉल या गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे। अब बताइए, वो भी ऐसे मुश्किल है साहब, देश, फुटबॉल खेलने के लिए भी काफी दिमाग चाहिए। ये बात भी है। बनाते तो हैं बहरहाल ये लोग फुटबॉल, हाँ बनाते तो हैं। बनाते हैं, लेकिन खेलना और बनाना अलग चीज है। देखिए, मजे की बात यह है कि इनको अमेरिका ने बड़े फेवरेबल टर्म्स दे दिए और ट्रंप का जेक सलिवन ने सीधे सीधे ये कह के उसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये पाकिस्तान में अपनी फैमिली बिजनेस के लिए इसने, ट्रंप ने इंडिया के साथ अपनी जो रिलेशनशिप थी वो सेक्रीफाइस कर दी। खराब कर लिया। बड़ा आरोप है ये, बहुत बड़ा आरोप है और ट्रंप दिखता को है, इसका प्रतीत जवाब होता देना है। भारी पड़ेगा। ये दिखता है सर, 26 अप्रैल को जब इन्होंने मुआहिदा किया था पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ में, तो ये उस समय एविडेंट हो गया था। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने जब ट्रंप परिवार के साथ में साइन किया था, और बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल भेजा एक हमारे बड़े ही लिबरल पब्लिशिंग हाउस को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे आपने लिखा है ना, क्रिप्टो जो है वो सीक्रेटिव नहीं है, वो तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, ओपन है। तो मुझे सुनकर उनकी बात बड़ी हंसी सी आई कि ये जो महिलाएं हैं ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी दिखती तो हैं ये, परंतु पढ़ी लिखी अनपढ़ी दिखाई दे रही है मुझे। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये आर्टिकल हम पब्लिश नहीं कर सकते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी। तो क्या ऐसा होता है है कि वो साहब, मैं टेस्ट कर रहा हूं जी। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज और विजडम, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वेरी वेल सेड। इसको मैं नोट कर रहा हूँ, इसको मैं कोट जिनकी किया आप करूंगा बात कर रहे हैं वो, जी। उनके पास क्वालिफिकेशन अवश्य है, वो एजुकेटेड नहीं है। जी, नहीं। शी इज ओनली क्वालिफाइड। कि अगर एजुकेटेड होती तो इस तरह की बात नहीं करती। नहीं करते, हाँ। क्या बताएं इनको। और रही से ही कसर जो थी वो नवारो साहब ने कर दी टूल किट गैंग को एक्सपोज करने में। जो उन्होंने ब्राह्मण, क्या ब्राह्मणिज्म, क्या नाम लिया था उन्होंने, क्या, ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम ऑयल प्रॉफिटियरिंग। ट्रेड। हाँ, हाँ। तो बस वो उन्होंने रही से कसर पूरी कर दी। यहाँ दुनिया एक्सपोज हो गई, उन्होंने वहां मुंह खोला और यहाँ पर लोग जो थे वो एक्सपोज हो गए कि अरे भैया इसने तो वही कास्ट सेंसस वाली बात कर दी है इसने। तो अब सब बिल्कुल। दुबे छिपे घूम रहे हैं। और एक वो नहीं, महिलाएं आप संवाद ये में। देखो कि इतना नवारो के ऊपर तो अमेरिकन मीडिया ऐसे टूट के पड़ा हुआ है, ट्रंप के ऊपर भी टूट के पड़ा हुआ है। आप यदि पिछले 2 दिन के ट्रंप के स्टेटमेंट देखें तो वो ट्रंप के स्टेटमेंट पहले से थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा वो टोन डाउन हो गए डाउन है, वो। थोड़ा सा टोन टोन डाउन हो डाउन गए। है, ऐसा लगता है। हालांकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब उसकी टोन बदल जाए वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि वो तो कल कह रहा था अजीब सी बात कि साहब कि चाइना शुड थैंक अमेरिका और उसको हेल्पिंग साथ अस में विद इट्स लगाया। इंडिपेंडेंस। हाँ। अब इस आदमी का ये हाल है, ये दुनिया की सबसे तथाकथित सबसे बड़ी पावर का एक प्रेसिडेंट है और उसको ये नहीं पता है
कि जिनको हेल्प किया था वो नेशनलिस्ट पार्टी थी, चियांग काई शेक को इन्होंने हेल्प किया था। हाँ, हेल्प किया था। कम्युनिस्ट के तो ये खिलाफ थे, और जब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई उसके बाद इन्होंने साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया में उसके खिलाफ लड़ाई की थी, द कोरियन वॉर। इसको कुछ पता ही नहीं है। ये बंदा तो पूरी तरह से मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ डील करने के लिए गया हुआ है, और उसमें डील्स में से भी इसकी जो प्रायोरिटी है वो इसकी पर्सनल डील्स, उसकी फैमिली डील्स हैं, वो है। मुझे तो बिल्कुल। ऐसा लगता है वही बात सही है, क्योंकि इन्होंने अपने एडवाइजर को आधा सुना होगा, आधा सुनते इन्होंने अपना कहानी बना ली कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और आगे इन्होंने कहानी बोली, वो बिल्कुल कहानी जो थी इतर थी सच्चाई से। तो जो आप बोल रहे हैं, ये पर्सनल डील तो है ही। ये जो क्रिप्टो की डील है, ये नेचुरली इनके बेटे के और इनके दोस्त के खजाने में जाएगी। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट कहाँ इन्वॉल्व है, पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो वैसे भी उनके यहाँ जो सिस्टम है, आर्मी का जो सिस्टम है, जो उनका एक वेल ऑयल्ड करप्शन का सिस्टम है जी। उसमें किसी को भी ब्राइब करना उनके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं। नहीं है। अब भारत का सिस्टम ऐसा है, अगर कोई ब्राइब करेगा तो कैसे करेगा? यूपीआई कोड दे नहीं सकता वो। और तो हमारे बेचारे जनरल साहब जो हैं, बहुत हो गया तो कहीं जयपुर में शायद एक प्लॉट लेके घर बना सकते हैं वो, वरना नोएडा में कहीं 3 BH के फ्लैट लेके रहते हैं। तो पाकिस्तान उनके जर्नल जो है वो कॉर्नर प्लॉट बड़े बड़े और सैकड़ों बीघा जमीन एग्रीकल्चर के लिए। और कयानी साहब तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई आइलैंड लेके रहते हैं, लेके बैठे हुए हैं। हाँ। तो परवेज ये कयानी। डेवलपिंग कंट्री का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि डेवलप इनके कंट्रीमैन करते हैं, जर्नैल करते हैं, ये कंट्री रह जाते हैं बस। अच्छा, एक साहब, आप हमारे जो मिलिट्री वाले लोग हैं ना, इन्होंने बड़ी ज्यादती कर रखी पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या हो आप गया? लोगों ने, आप क्या लोग किया जो है हमने? ना क्या? वो हर 15 दिन में एक नया शगुफा छोड़ देते हैं कि साहब देखिए हमने ये मारा, इसकी ये इमेज है, इसको हमने ऐसे तोड़ा, इसको हमने यहाँ पे मारा, इसको हमने S-400 से उड़ाया। ऐसा ये क्या कर रहे हैं आप जो है वो पूरी तरह से अमेरिका का और चाइना का और पाकिस्तान का, इस तरह से आप मान मर्दन करेंगे रोज रोज, हर 15 दिन में एक बार, तो वो नाराज तो होगा ना। फिर आप कहते हैं कि साहब की हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हाँ, तो मिलिट्री वाले लोग जो है वो मजे ले रहे हैं हमारे हमसाए का, और साथ में अमेरिका और चाइना का। असल बात है संजय जी, जब इन लोगों को बहुत एक वो हो जाता है ना, फॉल्स नैरेटिव पे चलते हैं, अपना मानते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर, नहीं क्या था इनका वो चड्डी बनियान, कौन सा था वो, मनूस बनियान क्या था? बनियान उन मरसूस। हाँ अच्छा। बनियान में उस, उसका बनियान। नाम बदल दिया है इन्होंने, क्या है, कुछ अच्छा। नाम बदल दिया है। हाँ, इनको पता लग गया कि ये माय नाम जो है चल। मायराए हक कर दिया उसका नाम। तो अच्छा। फिर वो उसको कोई पाकिस्तान में भी ना कोई समझ रहा था ना कोई बोल पा रहा था कि भाई ये बनियान मरसूस क्या है। क्या है? हाँ। तो जो भी खैर बहरहाल बनियान हो या वो माहिरा हो, जो भी हुआ था, मैं अभी भी मानता हूं कि जब पाकिस्तानी जब ज्यादा ऊंचे उछलने लगते हैं तो मैं इनको बोलता हूं कि अपनी एयरफोर्स वालों की गिनती कर लो, क्योंकि अभी तक तुम्हारी गिनती पूरी नहीं है। पर ये बात मेरी समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके शो पे बता रहा हूँ कि इनको अपनी गिनती करनी चाहिए। नफरी जो होती है पूरी होनी चाहिए। लड़ाई से पहले अगर 100 थे इनके एयरफोर्स वाले, तो लड़ाई के बाद में भी 100 होने चाहिए, जिंदे या मरे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इनको गिनने चाहिए अपने, ऐसे नहीं उचकना चाहिए कि हमने आपके 6 गिरा दिए, 5 गिरा दिए, हम तो बात ही नहीं कर रहे गिराने की। तो ये बात पुख्ता है कि इनको गिनती कर लेनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके शो पे, और से ज्यादा नहीं। बाकी जो है वो देखिए आगे। बाकी और क्यों नहीं कहना चाहेंगे, बाकी रोज बाकी तो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोज आप उनको डरा रहे हैं। और वहां पे जाके अनाउंस कर दिया कि साहब S-400 और आएंगे, हाँ, Su-57 भी खरीदेंगे,
हाँ और रफाल भी खरीदेंगे, और रफाल ने पता नहीं कौन कौन से चला दिए, स्कैल्प चला दिए, हैमर चला दिए, और आपके SU हम्म, 30 ने ब्रह्मोस चला दिए, और यानी ब्रह्मोस क्या इतने क्या देशों ने और नहीं। मांग ली। S-400 ने 314 किलोमीटर का किल मार दिया, और साथ में उसके आप लोग जो है वो प्रमाण और देते हैं। हाँ, नूर खान में अपने आपने पता नहीं कितने अमरीकी मार दिए, इसीलिए तो गुस्सा बैठा है वो ऑरेंज मैन। नेचुरली, और क्या है गुस्सा तो हो ही अब गई होगा। वो मान भी नहीं सकता कि साहब के हाँ, हमारे वहाँ पे अमरीकी थे वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन वो भारत से ये आशा तो रखता है कि भारत को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। नूर खान और शहबाज यानी कि जैकोबाबाद को तो छोड़ देते कम से कम। बिल्कुल। नूर खान और मतलब हमारी, जैकोबाबाद पे आपने मैं हमला तभी भी किया, कहता हूँ, सीधे हमारी अमेरिका पे हमला किया। हमारी रॉ जो है इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ पता थोड़ी है इसको। ये सोच के मारती पाकिस्तान, ये निकलते अमेरिकी वहां पर। पहले ही दुनिया बोलती है रॉ बेकार है, रॉ बेकार है। देखिए प्रूव हो गया इसमें, ऑपरेशन सिंधु में रॉ बेकार है। पता ही नहीं कि वहां अमेरिकी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं। अरे हम्म, एक एक वो पहाड़ था खासा बेचारा, क्या था वो, किराना हिल, किराना किराना शॉप। पिकनिक पिकनिक स्पॉट था वो, उस पे जाके तुमने बम मार रहे हो उसके ऊपर। ये कोई मतलब एजेंसी आप होती है? अमेरिका को पहले तो बता रहे हो कि हमें पता है हाँ, कि तुम यहाँ हो, हाँ, और उसके बाद कहते हो हमें पता ही नहीं किराना क्या है। हमें पता ही नहीं है। ये मतलब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल बेकार है ये। हाँ, कुछ पता ही करना नहीं इनको पड़ेगा। कहाँ है। किराना हिल है, चगई हिल है, जहाँ जाके तो पहाड़ों में बम मार रहे हैं ये तो। ऐसे ही, मतलब क्या है, इनको कुछ करना चाहिए इसके बारे में, सिक्योरिटी एजेंसी को करना चाहिए। अपना एक आध बिल्डिंग में झंडा लगाएं जाके कि हम यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी है, रॉ है, ये दफ्तर है, और चार पांच काले कोट पहन के लोग चले फिरे इधर उधर दिखाई दें, तो मजा भी आए। ये क्या जाके आप कर लेते हो? ऐसा है कि अमेरिका की हालत इस समय ऐसी है, पाकिस्तान के साथ में गाना है। मैं जानता हूं कि संजय जी आप गाने के बड़े शौकीन हैं। वो गाना आता है, ये किस बंधन में उलझा है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा हम्म भी नहीं जाता और निभाया भी नहीं जाता। आप हम्म देखिए, ट्रम्प साहब के बैकग्राउंड में ये गाना अवश्य बजेगा ये, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, ये गाना जो है वो शाम को अपनी विस्की का जब पैग लगाएंगे तो जरूर सुनेंगे ये। ट्रम्प साहब को तो पता ही नहीं चलता ना। ट्रम्प साहब ने कल जो है जब वो उठे, तब उनको पता चला कि साहब की देखिए ये 3 लोगों की फोटो दिखाई गई उनको। 3 लोगों की फोटो के साथ साथ फिर वो और भी वहाँ पे चलता फिरता दिखाया गया। अब उनका जो बेचारा कुली था शहबाज शरीफ, उसकी भी फोटो दिखाई गई। अब देख हाँ, के वो इतने उत्तेजित हुए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं 2 बजे बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा। करने वाला हूँ। बाप रे बाप, 2 बजे बड़ा अनाउंसमेंट। अब हम भी साहब क्या है कि नॉर्मली क्या है कि एक जो हम मॉर्निंग में जो वीडियो डालते हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो उसकी रिकॉर्डिंग रात में ही कर लेते हैं सोने से पहले। और उनका यार ये तो बड़ा अनाउंसमेंट है, ये बड़ा अनाउंसमेंट को सुना जाए। उस बड़े अनाउंसमेंट का हम वेट करते रहे। 2 बजे का मतलब होता है यहाँ 11:30। अब वो 11:30 का साहब वो 12:15 12:20 पे तो पधारे महाशय। और आने के बाद में अनाउंस किया कि साहब मैं अपने स्पेस कमांड का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा हूँ कोलोराडो से हम्म, अलाबामा। हमने माथा वाह, पलट लिया, मैंने कहा यार ये क्या आदमी, ये इसको बड़ा अनाउंसमेंट था। अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करना भी था तो कुछ और बोलता। कुछ शी जिनपिंग के लिए कहता, कुछ मोदी के लिए कहता, कुछ पुतिन के लिए कहता। अच्छा, कैसा हम्म, कैसा स्पेकुलेशन हो रहा था मैं बताता हूँ साहब। स्पेकुलेशन क्या क्या हो रहा था कि आज वेनेजुएला के खिलाफ वॉर डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा भाई, वॉर तो नहीं डिक्लेयर हुआ, वहाँ एक किसी को छोटी मोटी बोट जो थी उसको जरूर इन्होंने मार दिया, डुबा दिया इन्होंने। हाँ, डुबा दिया, बट दैट वाज नॉट इन द वेनेजुएलन वाटर्स। हम्म, अच्छा, और फिर दूसरा आया कि साहब के अब पुतिन को इसने 7 दिन का टाइम दिया था, वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए ये पुतिन के खिलाफ एक्शन के लिए कोई बात करेगा। तो हम्म, पुतिन और एससीओ और मोदी और शी जिनपिंग, उस पर कोई बात ही नहीं आई। हम्म। तो दिन में देखिए जरूर कह वो रहा था कि नहीं उसको, नहीं वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया बट दे आर हम्म, वन साइडेड। और लोग इसको कह रहे हैं कि तुम बिक गए हो पाकिस्तान के यहाँ।
संजय सर, इसको देखिए, खलबली तो बहुत थी, इस वजह से ये बीमार भी पड़े, सुबह को हॉस्पिटल भी गए थे कल परसों सुबह उठते ही। तो मैंने तो सोचा कि अब बारी आ गई है जेडी वांस को तख्त नशीन होने की। जेडी वांस ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था मैं तैयार हूँ। तो और हमने उनकी तैयारी को देखते हुए एक आर्टिकल भी पोस्ट दिया हमने, तो देखिए अगर वो अच्छा। छपता है तो आपको भेजेंगे उसको कि जेडी वांस अगर बैठते हैं उस गद्दी पर तो भारत के लिए क्या फायदा होगा उसपे। तो कोई फायदा नहीं होगा, वो डीप स्टेट का आदमी है वो। देखिए, हमने तो डीप स्टेट तक तो हम जान नहीं पाए, हमने तो ऊपर ऊपर का उतला उतला देखा हमने, तो हमने हमने तो वो लिख दिया। एम था कि देखिए शगुफा हमको भी तो छोड़ना चाहिए। आप बात कर सकते हैं रेजिम चेंज की, तो हम भी तो छोटी मोटी बात कर सकते हैं अपनी रेजिम चेंज की, चाहे वो बंदा कोई भी हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि बजाय भारत में रिजीम चेंज के मोदी जी रिजीम चेंज करवा रहे हैं यूएस में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बोला था उन्होंने। ये तो बड़ा भारी कू हो जाएगा एक। क्योंकि हवा में चल रहा था कि जेडी वांस को जो है मोदी जी चाहते हैं कि वो गद्दी बैठ जाए। हमने बोला ठीक है, चलो हम भी मजे लेते हैं इसके। तो हमने एनालाइज कर डाला कि जेडी वांस के आने से हमें क्या फायदा होगा। पर देखिए सर, हम देखिए लॉयल आदमी है, हमने फिर भी रखा है कि एम का जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। F-35 आप ऑफर करोगे, लेकिन हमारा एम का जो है फिर भी फोर फ्रंट पे रहेगा वो। ये वो लॉयल्टी तो हमने रहेगा। मेंटेन हम बीच में स्टॉप गैप के लिए हम अगर खरीदेंगे कुछ तो SU-57 खरीदेंगे। F-35 तो अब बताइए, तिरुवनंतपुरम में हमने लॉक कर दिया उसको। यहाँ पे उसको लॉक फ्री कराने में उनको कोई 3-4 हफ्ते लग गए, 5 हफ्ते लग गए। उसके बाद वो हांगकांग में लॉक हो गया, और उसके बाद फिर पोलैंड में एक F-16 क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। अलास्का में एक F-35 क्रैश हो गया। तो ये जो सब दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है ये तो जंग है। हम जंग क्यों लेंगे साहब, बताइए आप। हमारा एम का बढ़ेगा सर। जबकि आज समाचार ये आया है कि साहब की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो IAF के फाइटर जेट प्रोग्राम को दी जा रही है, और यहाँ तक कि उसकी वजह से जो हमारा जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्लान था उसको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, और IAF के फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को सबसे टॉप पे रखा गया है। तो ये थोड़ा सा डिले अवश्य हुआ, लेकिन उसके लिए अब आप सिंदूर का जो अगला भाग आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, जल्दी आए तो अच्छा है। वो जब आने वाला है उसके लिए तो नेवी ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने IAF वालों ने कमाल दिखाया तो इनका वो प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। यदि हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो हमें कमाल दिखाना पड़ेगा, कि हम कमाल दिखाएंगे। तो मौका बेचारों को दिया नहीं। 10 तारीख को उनको एक्शन लेना था, आपने 10 तारीख को बोल दिया कि रोक दो, लड़ाई मत करो। गलत बात है। इस गलत बार बात है। पहले ही अनाउंस कर चुके हैं मोदी जी कि हाँ, उनको ही लीड लेनी है, तो उनको लीड लेने का अवसर दिया जाए। हम उनके बिल्कुल। लिए पूरी तरह से हम उनकी वकालत करते हैं। यहाँ सूत न कपास जुलायम लट्ठा लट्ठा। आप देखिए पूरी पूरी पाकिस्तान की फौज लगी होगी कराची पोर्ट के ऊपर। और मोदी जी मजे ले रहे हैं जाके कॉन्फ्रेंस में, कह रहे हैं तालियां बजा रहे हैं मेरे जाने की कि आने की। सही है। मोदी जी तो ये मजे लेते ही रहते हैं, बीच बीच में भी तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आप देख ही रहे हो। कोई लोग कह रहे हैं कि साहब की ये IWT की वजह से हुआ। अच्छा, IWT का सूचना सारी जा रही है, लेकिन वो जो IWT का मैकेनिज्म था उससे नहीं भेज रहे। सतलज में बाढ़ आने वाली है, वो एम्बेसी ह्यूमैनिटेरियन बताती है ग्राउंड्स पे, उनके फॉरेन ऑफिस को, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो वो पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया। वो कुछ लोगों की समझ में आ रहा है पाकिस्तान में कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि इन्फॉर्म तो कर ही रहे हैं आपको भाई, बाढ़ आ रही अच्छा, है तो आ रही है। इंटरेस्टिंगली जो उनकी चिट्ठियां निकल रही है ना, वो उनके इंडस वाटर कमिश्नर के थ्रू निकल रही हैं। हमारा हाई कमिश्नर बताता है उनको, और उनका वो इंडस वाटर कमिश्नर वहां से चिट्ठियां निकाल रहा है।
तो फॉर देम IWT अभी भी चल रही है। वो चलाते रहे, और जब बाढ़ आएगी तब तो हम पानी दे ही देंगे ना उनको, अपने पास थोड़ी बिल्कुल। रखेंगे। हमारे पास तो और वो टब और वो कंटेनर है नहीं पाकिस्तान वाले, है ना? जिनमें हम पानी हाँ, स्टोर करके रख सके। हाँ, ना हमारे तो पास वही वैसे मिनिस्टर हैं, लर्नेड मिनिस्टर। ये सब मामला तो जो बड़ी है इसी तरह से आदि गड़बड़ शड़बड़ आदि के चल रहा साथ में मैं डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने आदि से ये बोला था, आदि मुझे लगता है इस है। देश का विभाजन जो है ना वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, वो आईक्यू के आधार पर हुआ है। तो तब से लोगों ने बोलना शुरू किया है कि सर ऐसा ना हो जो लोग पहली बार सुन रहे हो इसी बात को मान के चल पड़े कि हायर आईक्यू यहाँ रह गई है और लोअर जो है वहां चली गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब, क्योंकि बहुत सारा लो आईक्यू वाला जो था वो यहीं रह गया। 3.5 करोड़ में से मात्र 72 लाख गए, बाकी सब यहीं रह गए। अच्छा, कुछ और भी थे तथाकथित हाई आईक्यू वाले, वो भी रह गए यहाँ पर, आजकल राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। जब वो नगारों ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उसको कवर फायर देने पहुंच गई थी महिला वो, तो उनके पिताजी हाँ, जो थे वो दूरदर्शन के बॉस हुआ करते थे, अरे और दूरदर्शन के उन्होंने बॉस अपने थे दामाद साहब, को फिर लगा दिया कहीं अनाउंसर वनाउंसर, तो वो कवर आईएएस फायर में देने हुआ पहुंची करते थे। कूद के। उन्होंने आईएएस की भी शोभा बढ़ाई है। तो अच्छा हमको अच्छा अच्छा। लज्जित करते हैं, हमें कहने में शर्म आती है कि साहब ये भी कभी ठीक है, आईएएस आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। थे। कोई नहीं, बीच बीच में एक आध ब्लैक शिप निकल जाती है। अब एक आध हो तो बात करें साहब, तो ब्लैक ही ज्यादा है, व्हाइट तो बहुत कम है। तो आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल चौबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।